एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का पार्ट है और एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के अंदर इलेक्ट्रोमेटलर्जी का पार्ट है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे हैं एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो बने हुए हैं, आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से जितने भी सब्जेक्ट के मैंने वीडियो बनाए हैं वहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ के बारे में। तो फैराडेज लॉ एक्चुअल में क्या बताता है? फैराडेज लॉ एक्चुअल में फोकस करता है कि कैथोड में कितना अमाउंट में मेटल डिपॉजिट होगा या एनोड कितना कंज्यूम होगा, वो कौन कौन सी चीज़ों पे अफेक्ट करता है या कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड रहता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में और लास्ट में एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि द मास ऑफ एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कैथोड में याद रखना एक चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ। कैथोड में हमेशा ना मेटल डिपॉजिट होता है, मतलब जा करके चिपक जाता है मेटल। एनोड क्या होता है, हमेशा कंज्यूम होता है। ठीक है, एनोड धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर घुल जाता है। ठीक है, तो कैथोड में हमेशा होता है आपका रिडक्शन, एनोड में होता है हमेशा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं कि कितने अमाउंट में मेटल डिपॉजिट होगा या कंज्यूम होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सीधी सी बात है, जितना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा या कंज्यूम होगा। एकदम कोई इसमें समझने वाली बात नहीं, एकदम आसान है ना। तो मान लीजिए एम अमाउंट ऑफ मास जो है वो कंज्यूम हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, कब? जब हम क्यू अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। एम क्या है? मास है ना, जो डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है। क्यू क्या होगा? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड। ठीक है, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमको कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है जेड। जेड क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। यहाँ पे I जो है वो करंट है, T जो है वो टाइम है। ठीक है, मतलब आप जितने टाइम तक करंट सप्लाई करोगे मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर रहे हो, है ना। करंट इंटू टाइम, ये होगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको पुट कर देना है Q की वैल्यू को। तो Q वैल्यू को पुट करोगे तो क्या होगा, M इज इक्वल टू जेड इंटू आई टी। क्योंकि M इज इक्वल टू कितना था इससे पहले, Z इंटू क्यू था। तो Q इज इक्वल टू क्या है, I इंटू टी है। तो Z इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे जेड का डेफिनेशन बनाना है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप एक चीज़ अज्यूम करो कि मान लीजिए मैंने 1 एम्पियर करंट जो है वो 1 सेकंड के लिए सप्लाई किया। ठीक है, मतलब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए सप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन के हिसाब से M इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, क्योंकि I और T का वैल्यू एक एक है। तो M इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो जेड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मास दैट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। मतलब जब हम किसी सॉल्यूशन में, है ना, इलेक्ट्रोड के थ्रू 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए सप्लाई करते हैं तो जितना मास डिपॉजिट होता है या कंज्यूम होता है ना, वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है ना। मेन आपको इसको याद रखना है, इसको याद रख लीजिए, M इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ देखो क्या बोलता है फैराडे का सेकेंड लॉ बोलता है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड और कंज्यूम्ड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि मान लीजिए अलग अलग आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो उस अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे ना, तब भी अलग अलग अमाउंट में डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, उसके इक्विवेलेंट मास पे। वो जो इलेक्ट्रोड आप यूज़ कर रहे हो ना, उसका इक्विवेलेंट मास क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर कॉपर है और मान लीजिए सिल्वर है, दोनों में अगर आप सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि कॉपर भी सेम अमाउंट में डिपॉजिट होगा और सिल्वर भी होगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग होगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, उसके इक्विवेलेंट मास पे। ठीक है, तो M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यहाँ पे E क्या है, इक्विवेलेंट मास। तो ये E एक्चुअली में क्या है, इसका क्या फॉर्मूला है,
इक्विवेलेंट मास का, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आपको अगर निकालने बोल रहे हैं, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका एटॉमिक वेट होता है 63.58, और इसका वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी होती है 2, क्योंकि कॉपर हमेशा ना कॉपर 2 आयन बनाता है ऐसा, मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हमेशा कॉपर 2+ आयन ही आपको मिलेगा, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63.58 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका इक्विवेलेंट मास होगा। ठीक है, वही सिल्वर के लिए उसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, सिल्वर के केस में क्या होता है ना, उसका एटॉमिक वेट लगभग 109 होता है और वैलेंसी 1 होती है, मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, तो है ना, मतलब दे सकता है एक्चुअली में, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो 109 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अलग अलग मेटल की जो इक्विवेलेंट वेट है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर हम फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को अगर मिला दें तो हमको क्या फार्मूला मिलता है, ये वाला फार्मूला मिलता है, m इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। ये कौन सा कहाँ से आया, फर्स्ट लॉ से आया। ठीक है, इनटू एटॉमिक वेट, ये आपका सेकेंड लॉ से आया, डिवाइडेड बाई n क्या है यहाँ पे, वैलेंसी, तो ये यहाँ तक फर्स्ट लॉ है, और ये दोनों आए आपका सेकेंड लॉ से, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, ये वाला आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब जो Z होता है ना, Z जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, Z इज इक्वल टू होता है 1/f। यहाँ पे f क्या है, f जो है वो कूलाम कांस्टेंट है, f जो है वो कांस्टेंट है, इसको कूलाम भी बोलते हैं, है ना, कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं, तो या फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। तो f की एक फिक्स वैल्यू होती है, तो f इज इक्वल टू होता है 76,500। ठीक है, 76500 कूलाम, f इज इक्वल टू ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आती है, ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये बोलता है कि ना अगर आपको एक मोल मेटल डिपॉजिट, या इसको बोलते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है, तो इतनी एनर्जी होती है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास 76,500 कूलॉम की एनर्जी होती है, तो वही है फैराडे कांस्टेंट f, ये फिक्स होगा हमेशा 76,500। ठीक है, तो हमको मेन ये फार्मूला मिल गया। ये सबसे मेन फार्मूला कौन सा है, m इज इक्वल टू आई इंटू टी इंटू ए डिवाइडेड बाई एफ इंटू एन, क्योंकि z की वैल्यू क्या है 1/f है, तो z की वैल्यू 1/f है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है आई टी ए, है ना, इज इक्वल टू एफ इंटू एन। ये आपका मेन फैराडे लॉ का मतलब फार्मूला हो गया कि अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट और लिबरेटेड इज इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये होता है करंट एफिशिएंसी के बारे में भी देख लो। एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप जितना करंट दे रहे हो थ्योरेटिकली फार्मूले के हिसाब से उतना ही आपको मेटल डिपॉजिट होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मशीन आपको पता है 100% इफिशिएंसी पे काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो यहाँ पे भी फैराडे लॉ तो अपना लॉ बता दिया, बट एक्चुअली में जितना आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो उतना डिपॉजिट नहीं होता है, लॉ के हिसाब से थोड़ा सा एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि थ्योरेटिकल अमाउंट मतलब फैराडे लॉ के हिसाब से कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी डिवाइडेड बाय एक्चुअली में कितना लग गया, एक्चुअली में कितना मतलब फैराडे लॉ के हिसाब से कितना करंट चाहिए था, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी सॉरी, और एक्चुअल में कितना आपका करंट लग गया। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा करंट लगेगा, फैराडे लॉ के हिसाब से जितना करंट आएगा ना उसे थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो वो होगा रेशियो होगा वो करंट एफिशिएंसी को बताएगा, इंटू 100 कर देंगे तो करंट एफिशिएंसी बताएगा। और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो करंट एफिशिएंसी को, इसका मतलब है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट। ठीक है, या बोल सकते हो थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट, मतलब एक्चुअली में कितना मेटल डिपॉजिट हुआ है और थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा वो भी करंट एफिशिएंसी को बताता है। तो करंट एफिशिएंसी को आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो करंट एफिशिएंसी हमेशा 100% नहीं होगी, मतलब हमेशा 100% से कम ही होगा। ठीक है, 100% नहीं होगा कभी भी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप इंटू करंट, ये इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है वॉट में। वोल्टेज ड्रॉप क्वेश्चन में दिया रहेगा और करंट कितना लगा वो दिया रहेगा, तो आप इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट थॉमसन रूल क्या बोलता है,
थॉमसन रूल क्या बताता है कि डिकम्पोजिशन वोल्टेज ऑफ द सेल, ये डिकम्पोजिशन वोल्टेज को बताता है। जैसे कोई भी मतलब मान लीजिए मेटल या कंपाउंड है, वो कब डिकम्पोज होगा, कितने वोल्टेज में वो डिकम्पोज होगा, ठीक है, ये बताता है। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे, डिकम्पोजिशन वोल्टेज ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है हीट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट इनटू वैलेंसी। मतलब यहाँ पे देखो दिया गया है डिकम्पोजिशन वोल्टेज इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट इनटू वैलेंसी। ये आपका होता है थॉमसन रूल। ठीक है, अब चलिए इन्हीं सब फॉर्मूले का उपयोग करते हैं और सीधा न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला एक क्वेश्चन है कि हाउ मच कॉपर कैन बी डिपॉजिट फ्रॉम 100 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय मेंटेनिंग 1.2 एम्पियर करेंट फॉर 1 आवर। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63। ठीक है, 63.58 होता है एक्चुअली में। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मच कॉपर डिपॉजिटेड। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वही वाला कि m इज इक्वल टू क्या था, I इंटू टी इंटू ए डिवाइडेड बाई एफ इंटू एन। तो I क्या है यहाँ पे, करंट है, तो कितना करंट सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 1.2 एम्पियर करंट सप्लाई कर रहे हैं। T यहाँ पे क्या है, टाइम है, और टाइम यहाँ पे सेकंड में डालना है, सेकंड में रखना है फॉर्मूले में, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे आवर में दिया गया है। तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो तो एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड, तो 3600 लिख दिया टी वैल्यू। ये मतलब एटॉमिक वेट है, तो एटॉमिक वेट इसका कितना है 63.58 होता है एक्चुअली में, है ना, 63.58 होगा डिवाइडेड बाई एफ तो कांस्टेंट होता है 76 बता देते हैं, एक्चुअली में 96 होता है, 9600 होता है इसका वैल्यू फैराडे कांस्टेंट का, है ना। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, वो 76 नहीं होता है, 96500 होता है इंटू एन वैलेंसी। तो कॉपर की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, तो अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू लगभग यहाँ पे आएगा आपका 1.423 ग्राम, मतलब इतने अमाउंट में कॉपर आपका डिज़ोल्व होगा अगर आप 1.2 एम्पियर करंट 1 घंटे के लिए सप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 1.423। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या बोला है, इफ़ 10 ग्राम ऑफ कॉपर वॉज डिपॉजिटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ पे एम की वैल्यू मतलब मेटल के अमाउंट की वैल्यू पहले दे दी गई है। कैलकुलेट हाउ मच कूलॉम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एबो अमाउंट ऑफ कॉपर, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड इन आवर टू डिपॉजिट एबो अमाउंट ऑफ कॉपर व्हेन 2 एम्पियर करेंट वॉज मेंटेन्ड। अब देखो ये बोल रहा है कि एम की वैल्यू पहले से देखिए कितना डिपॉजिट होगा 10 ग्राम करके। ठीक है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब क्यू का अमाउंट पूछा है, कितना क्यू, है ना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी इंटू ए अपॉन एफ इंटू एन है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा, मतलब आई इंटू टी को वैल्यू पूछा, मतलब क्यू का वैल्यू पूछा, तो आपको आई इंटू टी की जगह क्या लिख दो आप यहाँ पे क्यू, है ना। करंट और इसकी वैल्यू नहीं पूछा है, टाइम की वैल्यू, सीधा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है। तो आई इंटू टी को ही क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्यू से डिनोट करते हैं ना। तो ये अगर फॉर्मूले को उसको अगर अलग से लिखोगे तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ए अपॉन एफ इंटू एन। ठीक है, तो एम की वैल्यू पहले से दे दी गई, भाई कितना है 10 ग्राम है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। क्यू अपने को निकालना है ना। ए एटॉमिक वेट आपको पता है 63.58 है। एफ की वैल्यू आपको पता है 96500 होता है। एन वैलेंसी इसका 2 है यहाँ से, तो आप क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, सबको उधर ले जाओ, है ना, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 96500, है ना, इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 63.58, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी 30,355 कूलॉम। मतलब इतनी मतलब ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 30,355, इतनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपको 10 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करवाना है तो। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड इन 1 आवर टू डिपॉजिट अबव अमाउंट ऑफ कॉपर व्हेन 2 एम्पियर करंट इज मेंटेन्ड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा गया है कि क्यू की वैल्यू तो हमने अभी निकाल लिया, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 30,355। अब यहाँ पे सेकंड में क्या पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, अगर करंट की वैल्यू कितनी हो 2 एम्पियर हो। तो हमको पता है कि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। ठीक है,
तो ये बोल रहा है करंट को बता दिया है, करंट कितना मेंटेन करोगे आप 2 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू 2 पहले से बता दिया है, तो टी इंटू आपको टाइम बस निकालना है, तो इज इक्वल टू 30,355 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 30,355 डिवाइडेड बाई करंट का कितना था 2 था, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू आपकी आ जाएगी लगभग आ जाएगा 15,177 आ जाएगी सेकंड, 15,177 सेकंड। ठीक है, अब सेकंड अब यहाँ पे आवर में पूछा है, तो आपको क्या करो 15,177 को 3600 से डिवाइड कर दो, आपको टाइम जो है वो घंटे में आवर मिल जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपको टी की आ जाएगी 4.22 आवर। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कितना मेटल डिपॉजिट होगा, कितना करंट सप्लाई करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आप निकाल सकते हो इस केस में। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोमेटलर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रोमेटलर्जी में जैसे एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है, मुझे रिफाइनिंग वगैरह करना है, तो कितना समय लगना है, कितना वोल्टेज देना है अपने को, सब कुछ यहाँ से मिलेगा, इसी लॉ का इस्तेमाल करना है अपने को। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग डेटा अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग कॉपर। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया है, कॉपर शीट एज ए कैथोड एंड लेड एज ए एनोड, ये इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, देखो अच्छा क्या क्या निकालना है यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे मतलब करंट की वैल्यू दे दी गई है, कितना आपको करंट चाहिए 1000 एम्पियर चाहिए, वोल्टेज आपको कितना है 2.26 वोल्ट है, करंट एफिशिएंसी सॉरी वोल्टेज ड्रॉप है, करंट एफिशिएंसी यहाँ पे 90% दे दिया गया है, एटॉमिक वेट कॉपर का और हीट ऑफ रिएक्शन सब दे दिया गया है। ठीक है, ठीक है, आप देखो मैंने क्वेश्चन को अपडेट कर दिया है। क्वेश्चन क्या क्या आपको पूछा गया, तो इसमें पूछा गया है डीकम्पोजिशन वोल्टेज आपको निकालना है और वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट पर डे ये आपको निकालना है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन वोल्टेज का फॉर्मूला है, डीकम्पोजिशन वोल्टेज इज इक्वल टू होता है, मैंने भी थोड़ी देर ही बताया, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप इनटू करंट। ठीक है, नहीं एक्चुअली मैं डीकम्पोजिशन वोल्टेज का अलग फॉर्मूला बताया था, डीकम्पोजिशन वोल्टेज इज इक्वल टू मैंने बताया था डेल एच अपॉन 96500 इंटू एन वैलेंसी करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा हीट ऑफ रिएक्शन तो दे दिया है 230.25 किलो जूल है ना, एन का वैल्यू 2 है कॉपर के केस में, आप सीधे इसमें डालोगे ना वैल्यू, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आपकी निकल जाएगी। मैं सीधा यहाँ पे बना देता हूँ, डीकम्पोजिशन वोल्टेज वी डी इज इक्वल टू क्या होगा डेल एच, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, तो हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया इसमें 230.25 किलो जूल है, तो किलो मतलब 1000 ले लो यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 96500 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग वैल्यू आ जाएगी 1.19 वोल्ट, तो ये हो जाएगा इसका डीकम्पोजिशन वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। अब सेकंड यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो सेकंड यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट पर डे की वैल्यू पूछी है कि एक दिन में कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, तो फॉर्मूला वही लगेगा m इज इक्वल टू आई टी ए अपॉन एफ इंटू एन। तो I की वैल्यू देखो यहाँ पे दी गई है 1000 दिया गया है क्वेश्चन में, 1000 एम्पियर दिया गया है। अब टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम आपका दिया गया है पर डे बोला है, मतलब एक दिन का टाइम दिया गया है, तो एक दिन में कितना सेकंड होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, है ना। 60 सेकंड होता है एक मिनट में, है ना, और एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 16 to 60 करना पड़ेगा, मतलब 3600 होता है एक घंटे में 3600 सेकंड, तो 24 घंटे के लिए करना है, तो 24 से इंटू कर दो आप, पर डे का बोलोगे तो लगभग इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 86,400। तो टाइम टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 86,400, ये टी की वैल्यू हो गई, इंटू ए एटॉमिक वेट आपको पता है 63.58 है। ठीक है, एफ़ की वैल्यू आपको पता है 96500 है, एन की वैल्यू पता है वैलेंसी 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ना, तो लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी 28,462 ग्राम अमाउंट, इतना आ जाएगा। केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो लगभग 80.46 केजी मेटल डिपॉजिट होगा पर डे। अब देखो यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, इतना डिपॉजिट होगा वो ज़रूरी नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, फैराडे लॉ के हिसाब से इतना डिपॉजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखो दिया गया है, इफ़िशियंसी भी दी गई है। देखो करंट इफ़िशियंसी बोला है कि 90% है, 100% इफ़िशियंसी नहीं है, तो थ्योरेटिकली लगभग 28 केजी है ना, क्या होगा आपका
डिपॉजिट होगा थ्योरेटिकली, बट एक्चुअली में उतना नहीं होगा, 90% बोल रहा है, तो उसका 90% होगा। मतलब आपको बताया था ना, करेंट इफिशियंसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था कि मेटल, एक्चुअल मेटल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मेटल डिपॉजिट। थ्योरेटिकली कितना आ रहा है, तो करेंट इफिशियंसी आपका 90% है, मतलब 0.9 ले लोगे आप इसको। 90% मतलब क्या होगा, 0.9 होगा उसका वैल्यू। एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट, तो हमको निकालना है, एक्चुअल अमाउंट हमको पता नहीं है, तो मैं इसको M1 ले लेता हूँ। थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट, तो थ्योरेटिकली हमने अभी निकाला ना कि 28.46 kg थ्योरेटिकली है। तो आप इसको इससे इंटू कर दो, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू थ्योरेटिकल अमाउंट में कितना निकाले हैं, 28.46। तो आप यहाँ से निकालोगे ना, तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट आपका निकल के आ जाएगा लगभग 25.6 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट। तो इस तरह से फैराडे लॉ काम करता है ना। ये सारी चीज़ें अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए पढ़िए, और कुछ भी डाउट होगा तो पूछिए। अगर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट वीडियो में और बना सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।